ये कहानी आपको लेकर जाएगी बर्फीले तूफान, गहरे समुद्र के अंधेरे और वहां पर छिपे एक ऐसे खतरनाक राक्षस के बीच जिसे इंसान ने सिर्फ कहानियों में सुना था। दो बहादुर वैज्ञानिक, एक लापता सबमरीन और उसे खोजने निकली एक टीम। लेकिन जो उनका नीचे इंतजार कर रहा है वो सिर्फ स्टील तोड़ने वाला नहीं है, वो इंसानों की हिम्मत भी तोड़ सकता है। जहाँ हर गलती मौत को न्योता देती है और हर सेकंड आखिरी सांस हो सकती है। क्या विक्टर अपने भाई और बाकी फंसे लोगों को बचा पाएगा या फिर सब समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाएगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर है रोमांच, डर और बलिदान का, जिसमें वापस लौट कर आने की कोई गारंटी नहीं है। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग स्टोरी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग क्रैकन। कहानी की शुरुआत होती है दो साइंटिस्ट जूलिया और ऑस्कर से, जो बर्फ से ढके एक सुनसान इलाके में रिसर्च कर रहे हैं। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें बर्फीले पानी में बॉम्ब डालकर धमाके करने पड़ते हैं। तभी हेडक्वार्टर से उनको चेतावनी मिलती है कि उनकी लोकेशन पर खतरनाक तूफान आने वाला है और उन्हें तुरंत वहां से निकलकर जाना होगा। इसी दौरान पास में गश्त कर रही एक रशियन सबमरीन को पानी के अंदर से कोई अजीब और तेज आवाज सुनाई देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि समुद्र की लहरें नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही थी। जूलिया का स्कैनर भी अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था और कैंप के आसपास की बर्फ तेजी से टूट रही थी। जूलिया जाने से पहले अपने रिसर्च पेपर्स उठाना चाहती थी, मगर तूफान नजदीक आ चुका था। ऑस्कर उसे खींचकर स्नो मोबाइल तक ले जाता है। वहीं सबमरीन के कैप्टन को पता चलता है कि वो आवाज किसी जिंदा चीज की है, इसीलिए वो उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक पानी के अंदर उनकी सबमरीन एक विशालकाय चीज से टकरा जाती है। ऊपर ऑस्कर और जूलिया तेजी से भाग रहे थे, लेकिन बर्फ उनके आगे भी टूट रही थी। उनका स्नो मोबाइल, जो वहां से निकलने का एकमात्र सहारा था, पानी के अंदर डूब जाता है। धमाकों से उनका कैंप भी तबाह हो जाता है और बाकी बचे वैज्ञानिक धीरे धीरे डूबने लगते हैं। उधर सबमरीन को लगातार नुकसान हो रहा था और अंदर मौजूद लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सीटों पर टिके हुए थे। थोड़ी कोशिश के बाद उन्होंने फायर किया, जिससे निकली रोशनी में पानी के अंदर कुछ विशाल टेंटिकल्स नजर आए। तभी एक आदमी जोर से शीशे पर टकराकर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। इससे पहले कि सबमरीन पूरी तरह डूब जाए, एक ऑफिसर ने इमरजेंसी सिग्नल भेज दिया। रशियन नेवी के हेडक्वार्टर्स तक ये खबर पहुंच गई कि सबमरीन लापता है और उसमें बेहद जरूरी हथियार भी मौजूद है। इसीलिए उन्होंने तुरंत एक रेस्क्यू टीम भेजने का फैसला किया। मिशन की कमान विक्टर को सौंपी गई, जो उस फंसी हुई सबमरीन के कैप्टन का भाई है। विक्टर का परिवार डर रहा था कि कहीं वो भी वहां पर फंस न जाए। उसकी माँ ने उसे उसके पिता की घड़ी दी और कहा कि ये उसकी रक्षा करेगी। उस रात विक्टर जब डॉक पर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ऑल शैंक्सी भी इस मिशन में शामिल हैं। विक्टर को चिंता थी कि उनकी उम्र अब इस तरह के काम के लिए बहुत ज्यादा हो चुकी है। अगर कुछ हुआ तो नाम उसका ही खराब होगा। जैसे विक्टर सबमरीन में चढ़ता है, क्रू के लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें छुट्टी से वापस जल्दी बुला लिया गया है। दूसरी ओर जूलिया और ऑस्कर बर्फीले तूफान में भटक रहे थे, जहां फोन पर सिग्नल खोजते हुए जूलिया का ध्यान भटक जाता है और वो गहरी खाई में गिरने वाली होती है। लेकिन ऑस्कर समय रहते उसको पकड़ लेता है। उसी समय जूलिया के फोन में एक ऑयल रिग का सिग्नल मिलता है। वो तुरंत कॉल करती है, लेकिन तेज हवा और तूफान की वजह से सामने वाले लोग उसकी बात नहीं सुन पाते और थोड़ी देर में उसका कॉल भी कट जाता है। ऑस्कर अब परेशान होकर फ्लेयर गन चला देता है और थकान से जमीन पर बैठ जाता है। अगली सुबह विक्टर की सबमरीन उस जगह पहुंचती है जहां पर दूसरी सबमरीन गायब हुई थी। तैयारी के बाद वो पानी में उतर। इसी बीच जहाज के क्रू को पता चलता है कि ऑल शैंक्सी ने विक्टर को एक प्राइवेट रूम में बुलाया है, जहां कुछ सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। उन्हें एक रिपोर्ट दिखाई गई, जिसे पढ़ते ही सभी के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगती है। इसी दौरान जूलिया और ऑस्कर को बर्फ में फंसा हुआ एक डिवाइस नजर आता है। ये एक ऐसा डिवाइस था जो पानी में तैरते हुए आसपास के जहाजों को सिग्नल भेजता है। जैसे जूलिया और ऑस्कर को वो डिवाइस मिलता है, उनके मन में एक उम्मीद जाग उठती है
कि अब जरूर कोई न कोई उनको ढूंढने आएगा। उन्होंने अब इधर उधर भटकना बंद कर दिया और वहीं पर रुकने का फैसला कर लिया। उधर सबमरीन को भी उस डिवाइस का सिग्नल मिल चुका था और वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी थी। रास्ते में अचानक बहुत सारी वेल सबमरीन को घेर लेती है। क्रू ने उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन एक वेल गलती से जहाज के क्रू हेड से टकरा गई। ओलशैंस्की ने तुरंत सोनार चालू करने का ऑर्डर दिया, जबकि विक्टर इस फैसले से सहमत नहीं था। जैसे ही सोनार चालू हुआ, वेल्स थोड़ी देर के लिए दूर चली गई, लेकिन कुछ ही पल में वो फिर से लौट आई। क्रू को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। तभी अचानक सभी वेल्स वहां से भाग गई, मानो वो किसी चीज से डर गई हो। उसी समय समुद्र की गहराई से एक धीमी लो फ्रीक्वेंसी वाली आवाज सुनाई देने लगी और समुद्र का तल ऊपर उठने लगा। अचानक अंधेरे में एक विशाल टेंटिकल हिलता नजर आया, जिसने एक ही वार में वेल को मार डाला। ये आवाज सबमरीन के क्रू को सुनाई नहीं दी, लेकिन उनका रडार दिखाने लगा था कि कोई बहुत बड़ा जीव सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। ओलशैंस्की को लगा कि शायद ये किसी दुश्मन का जहाज है, इसलिए उसने फायर करने का ऑर्डर दिया। लेकिन विक्टर को ये सही नहीं लगा, इसीलिए उसने क्रू को छिपने को कहा और सबमरीन को बर्फ की दीवार में बने एक क्रैक के अंदर ले जाया गया। लेकिन बर्फ से टकराते ही सबमरीन हिलने लगी और रडार की आवाज इतनी तेज हो गई कि ईयर प्रोटेक्टर्स लगाए लोगों के कानों में भी दर्द हो गया। अब पीछा करते करते वो अजीब जीव वहाँ से गायब हो गया, लेकिन उनका रास्ता एक बर्फीली दीवार ने रोक लिया था। इस बीच सबमरीन की हालत भी बिगड़ चुकी थी और मजबूरी में उन्हें पानी की सतह पर आना पड़ा। जूलिया और ऑस्कर, जो पत्थरों के पास बैठकर गर्मी लेने की कोशिश कर रहे थे, अचानक बर्फ टूटने की आवाज सुनते और देखते हैं कि सबमरीन पानी से बाहर आ रही है। क्रू मेंबर्स ने उनको देखा, हालांकि उनको पता था कि ये उस हमले वाले सबमरीन के लोग नहीं हैं। फिर भी विक्टर ने उनसे बातचीत की और उस डिवाइस को चेक करने के बाद ओलशैंस्की से बात करने चला गया। ओलशैंस्की का मानना था कि इन अजनबियों को थोड़ा खाना देकर यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये दूसरे देश के जासूस हो। लेकिन विक्टर दया दिखाते हुए उन्हें सबमरीन के अंदर ले आया। मरम्मत के बाद सबमरीन फिर से पानी में उतरी और उस डिवाइस के पास तलाश शुरू हो गई। मेडिकल चेकअप के बाद जूलिया और ऑस्कर को खाना दिया गया। विक्टर ने मैप दिखाकर उनके कैंप की लोकेशन पूछी और ये भी जाना कि वहाँ पर बड़े धमाके हुए थे। उसे शक हुआ कि शायद यही उसके भाई की सबमरीन के डूबने की वजह हो सकती है। जब क्रू आगे की योजना बना रहा था, ओलशैंस्की ने वापसी की सलाह दी, क्योंकि खतरा फिर लौट सकता था और ऐसे में इमरजेंसी सिग्नल भेजना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन विक्टर भाई को बचाने की जिद में जूलिया के कैंप की तरफ बढ़ने का ऑर्डर देता है। ओलशैंस्की ने उसको चेतावनी दी कि ये उसकी दूसरी गलती है और अगली बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बीच जूलिया को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे ऑस्कर सोनार की आवाज बताता है, जो दूसरी सबमरीन को खोज रही है। खोज जारी रहती है, लेकिन जल्द ही रडार पर फिर से वही रहस्यमय दुश्मन नजर आने लगता है। विक्टर ने पहले की तरह छिपने की जगह खोजने को कहा, लेकिन इस बार पास में कोई ऐसी जगह नहीं मिली सिवाय एक ऑयल रिग के। सबमरीन सतह पर आने वाली थी कि ऑयल रिग के वर्कर्स ने समुद्र से उठते विशाल टेंटिकल्स देख लिए और अलार्म बजा दिया। टेंटिकल्स ने उस रिग पर हमला बोल दिया। वो बिल्डिंग गिरने लगी, धमाके हुए और वर्कर्स के पास भागने की कोई जगह नहीं बची। विक्टर ने पेरिस्कोप से ये पूरा मंजर देखा और स्क्रीन पर दिखा दिया ताकि पूरा क्रू देख सके कि वो किससे लड़ रहे हैं। ये एक विशालकाय समुद्री दैत्य था। दैत्य इन द सेंस ये एक विशालकाय क्रिएचर था। जैसे ही पूरी रिग तबाह होती है, वो मॉन्स्टर फिर से उनका पीछा करने लगता है और मजबूरन उन्हें सबमरीन को मोड़ना पड़ता है। ओलशैंस्की को लगता है कि क्रू को ये दृश्य दिखाना विक्टर की तीसरी गलती थी, जिसके बाद वो कमान अपने हाथ में ले लेता है। वो ऑर्डर देता है कि हमें 2 टॉर्पीडोज फायर करने होंगे, जिसके बाद वो लोग 2 टॉर्पीडोज फायर भी करते हैं, जो सीधा टारगेट पर भी लगते हैं। लेकिन वो दुश्मन अभी भी जिंदा होता है और शायद अब ज्यादा गुस्से में होता है। एक और जोरदार धमाका होता है, लेकिन वो उसको खत्म करने के लिए काफी नहीं होता है। मॉन्स्टर लगातार पीछा करता रहता है। विक्टर फिर से कमान संभालता है और सबमरीन को पूरी रफ्तार से भगाने का ऑर्डर देता है। वो ज्यादातर हमलों से बच जाते हैं, लेकिन एक टेंटिकल यानी कि क्रैकन का एक टेंटिकल उनकी सबमरीन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनकी सबमरीन को काफी नुकसान पहुंचता है। कई लोग घायल होते हैं।
विक्टर का सर टकराता है। कंप्यूटर्स शॉर्ट सर्किट से खराब हो जाते हैं, सबमरीन डूबने लगती है और उसी वक्त मॉन्स्टर एक और जबरदस्त वार करता है, जिस वजह से सबमरीन के एक हिस्से में जबरदस्त धमाका होता है। क्रू उस हिस्से को सील कर देता है, जबकि बाकी लोग आग बुझाने में जुट जाते हैं। लेकिन एक और वार से सबमरीन तेजी से नीचे गिरने लगती है। रडार दिखाता है कि अब वो जीव उन्हें पूरी तरह से घेर चुका है और तभी सच्चाई सामने आती है। विलियम को पता है कि ये समुद्री जीव कोई और नहीं बल्कि क्रैकन है। क्रैकन जिसे आज के समय में एक विशाल ऑक्टोपस का रूप माना जा सकता है। पुराने जमाने में क्रैकन के बारे में अनगिनत कहानियां सुनाई जाती रही हैं। अब सबमरीन के पास सिर्फ एक आखिरी मिसाइल बची थी, इसलिए उसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है ये शायद बहुत सोच समझकर तय करना होगा। क्रू आपस में चर्चा करने लगता है कि आगे का कदम क्या होना चाहिए। विक्टर सुझाव देता है कि सबमरीन को साइलेंट मोड पर डाल दो, क्योंकि समुद्री जीव आमतौर पर अपने शिकार को आवाज से पहचानते हैं। इस ऑर्डर के बाद टॉर्पीडो रूम में आग बुझाने का काम रोकना पड़ता है, जिससे वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है। क्रैकन की अजीब और गहरी आवाज कम्युनिकेशन ऑफिसर के कानों को चीर रही थी। टॉर्पीडो वाले कमरे में मौजूद लोग सोच रहे थे कि क्या हम ऐसे दम घुटने से मर जाएंगे, लेकिन किस्मत से विक्टर का प्लान काम कर जाता है और क्रैकन वहाँ से दूर चला जाता है। अब फिर से सब अपने अपने काम पर लौट जाते हैं, लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि छोटे छोटे एक्सटिंग्विशर उसे बुझाने के लिए काफी नहीं थे। कुछ लोग जलने भी लगे थे। विक्टर तुरंत ऑर्डर देता है कि कंपार्टमेंट को खाली करो जो जल रहे हैं और उनको जलने दो, बस अपनी जान बचाओ। बाहर निकलते वक्त कुछ ऑफिसर्स घायल हो जाते हैं, लेकिन बाकी के क्रू मेंबर्स उन्हें दरवाजे के पार ले जाकर बचा लेते हैं। आखिरी सेकंड में दरवाजा बंद कर दिया जाता है ताकि आग बाकी हिस्सों में ना फैले। प्रेशर कंट्रोल से टॉर्पीडो रूम की आग बुझा दी जाती है, जो वहां मौजूद लोगों के रहते असंभव था। इसके बाद जो लोग फिट थे उन्हें रिपेयर का काम सौंपा जाता है और जो घायल थे उन्हें इंफर्मरी या उनके कमरों में भेज दिया जाता है। ऑस्कर और जूलिया ने घायलों का इलाज करने में मदद की, जिससे क्रू का भरोसा उन पर बढ़ गया। बाद में विक्टर ने क्रू से पूछा कि अब क्या करना चाहिए। ज्यादातर लोगों ने सलाह दी कि हमको वापस चलना चाहिए, क्योंकि दूसरी सबमरीन का कोई पता नहीं है और क्रैकन से बचने का भी कोई पक्का तरीका नहीं है। ओलशांस्की ने विक्टर को याद दिलाया कि उसके पिता एक हीरो थे जो एक सबमरीन हादसे में लोगों को बचाते हुए शहीद हुए थे। थोड़ा सोच विचार के बाद विक्टर भी मान जाता है कि लौटना ही ठीक होगा। सबमरीन घर की ओर बढ़ने लगती है। इस दौरान विक्टर अपने पिता की आखिरी चिट्ठी पढ़ रहा था कि तभी जूलिया उसके कमरे में आती है। वहाँ उसे कुछ पक्षी दिखते हैं, जिस पर विक्टर बताता है कि ये ऑक्सीजन लेवल मापने के लिए रखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि जूलिया विक्टर से मैप मांगती है और उन जगह को सिलेक्ट करती है जहाँ पर क्रैकन को देखा गया था। साथ ही में अपने कैंप की लोकेशन भी बताती है। वो कहती है कि पुराने किस्सों के मुताबिक क्रैकन ने कई बार जहाजों पर हमला किया, लेकिन फिर अचानक वो गायब हो गया। कई वैज्ञानिकों का मानना था कि वो किसी गहरी नींद में चला गया था। जूलिया बताती है कि जिस दिन उन्होंने धमाके किए, शायद वो क्रैकन के छिपे हुए ठिकाने पर लग गए और इसी वजह से वो जाग उठा। उसने चेतावनी दी कि अगर सभी को जिंदा रहना है तो सोनार बंद करना होगा, वरना वो फिर से उनका पीछा करेगा। विक्टर उससे पूछता है कि क्या तुमको पता है कि मेरे भाई की सबमरीन कहाँ हो सकती है। जूलिया समझाती है कि ऑक्टोपस अपने शिकार को खींचकर अपने घर ले जाते हैं और वो जगह उनके कैंप के आसपास ही हो सकती है। तभी उनकी बात एक ऑफिसर के आने से रुक जाती है। वो बोलता है कि हमें एक सुराग मिला है। साइलेंट मोड में की गई रिकॉर्डिंग सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। उसमें साफ सुनाई दे रहा था कि कोई धातु पर बार बार ठक ठक कर रहा है। जब उस सिग्नल को ट्रैक किया गया तो पता चला कि आवाज जूलिया के कैंप के पास से आ रही है। इसका मतलब साफ था कि दूसरी सबमरीन में अभी भी लोग जिंदा हैं। विक्टर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, देखो हमारे साथी सैनिक वहाँ पर फंसे हुए हैं। जिंदगी और मौत के बीच वो लड़ रहे हैं। अगर हम उनको नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? और मत सोचो कि मैं सिर्फ अपने भाई के लिए जा रहा हूँ। अगर तुम में से कोई वहाँ पर होता तो मैं तुम्हारे लिए भी यही करता। इतना कहकर वो ऑर्डर देता है कि सबमरीन को जूलिया के कैंप की ओर ले चलो। जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, अचानक मशीनरी और दीवारों से नट बोल्ट निकलने लगते हैं। शीशे और लाइट्स टूटने लगती हैं। इसका मतलब था कि सबमरीन बहुत गहराई में चली गई है और मजबूरन उन्हें उसको ऊपर की ओर मोड़ना पड़ता है। तभी एक ऑफिसर नोटिस करता है
कि वो किसी अनजान जगह पर पहुंच चुके हैं। विक्टर सुझाव देता है कि इस जगह को जांचने के लिए एक मिनी सबमरीन को भेजना चाहिए। अब क्योंकि उसका पायलट पहले से ही घायल हो चुका था, इसीलिए विक्टर वहां पर खुद जाने का फैसला करता है और आगे की कमांड ओलशैंस को संभालने के लिए कहता है। विक्टर 2 ऑफिसर्स के साथ मिनी सबमरीन लेकर गहरे पानी में उतर जाता है। दबाव बढ़ने के कारण सबमरीन के मेटल से अजीब आवाजें आने लगती है। इतनी गहराई में शायद वो पहली बार गए थे और दबाव तेजी से असर कर रहा था। उन्हें जल्दी कुछ करना था, वरना वापसी करनी मुश्किल हो सकती थी। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जब उस दिशा में वो लोग जाते हैं तो सामने हजारों डूबे हुए जहाज दिखाई देते हैं। अब ये तय हो गया था कि जूलिया की थ्योरी सच थी। आखिरकार उन्हें दूसरी सबमरीन नजर आती है, जिसे चेक करने पर उनको पता चलता है कि उसके आगे का हिस्सा अभी भी सही है और संभावना थी कि अंदर लोग छिपे हो सकते हैं। उन्होंने मिनी सबमरीन को उससे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इतने दबाव में ये आसान नहीं था। पर आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है और वो कनेक्शन बन जाता है। विक्टर डाइविंग सूट पहनकर अंदर जाता है। वो हैच खोलने से पहले हल्के से दस्तक देता है, फिर राहत की सांस लेता है क्योंकि क्रू जिंदा था और उसका भाई अलेक्जेंडर भी। ये खबर मेन सबमरीन तक पहुंच जाती है और वहां पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। अलेक्जेंडर बताता है कि उन्होंने सबमरीन को साइलेंट मोड पर रखा था ताकि क्रैकन का ध्यान ना जाए, और बीच बीच में सिग्नल भेजा। जितने लोग मिनी सबमरीन में फिट हो सकते थे उन्हें पहले भेज दिया गया, लेकिन सभी को बचाने के लिए 2 चक्कर लगाने पड़ते। विक्टर तय करता है कि वो अपने भाई के साथ यहाँ पर रुकेगा और मैकेनिक को पायलट के साथ भेजेगा। उन्होंने सबमरीन के आगे एक ट्रैकर लगा दिया ताकि उनकी लोकेशन ना खोए, पर जल्द ही वो समझ गए कि क्रैकन इस ट्रैकर के सिग्नल को पकड़ सकता है, इसीलिए उस ट्रैकर को बंद कर दिया गया। अब जैसे मिनी सबमरीन वहां से निकली, पूरी सबमरीन एक बार फिर से जोर से हिलने लगी, जिसके बाद ये लोग मेन सबमरीन तक पहुंच गए और जिन लोगों को बचाया गया था उनका इलाज शुरू हो गया। लेकिन सबमरीन का पायलट इतना थक चुका था कि वो दूसरे ट्रिप पर नहीं जा सकता था। ऐसे में जूलिया ने ऑस्कर से मदद मांगी, क्योंकि ऑस्कर पहले सबमरीन में काम कर चुका था। उसने तुरंत हामी भर दी। इसी बीच जब मिनी सबमरीन वहां से निकली, ओलशैंस्की ने रडार पर देखा कि क्रैकन फिर से हरकत में आ चुका है। दूसरी ओर विक्टर और अलेक्जेंडर उन खतरनाक हथियारों को ढूंढने पहुंचे जिनका ऑर्डर उन्हें उनके सीनियर्स ने दिया था। वो एक तबाह हुए इलाके में पहुंचे और वहां मौजूद वॉल्ट से कोड को निकाल लिया, लेकिन जब उन्होंने कंप्यूटर में वो कोड डालने की कोशिश तो उनके सिस्टम से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हार ना मानते हुए भी विक्टर ने कई बार वहां पर बटन दबाए और आखिरकार वो सिस्टम चालू हो गया। उन्हें पता चला कि हथियार अभी भी एक्टिव है। उन हथियारों से निकलने वाला सिग्नल मिनी सबमरीन ने पकड़ लिया और उस दिशा में बढ़ते हुए वो विक्टर और अलेक्जेंडर के पास पहुंच गए। लेकिन मेन सबमरीन के लोग घबराए हुए थे क्योंकि क्रैकन अब बहुत करीब आ चुका था। क्रू ने तुरंत सबमरीन को समुद्र की गहराई में उतार दिया और साइलेंट मोड में चले गए। तभी क्रैकन ने एक विशाल पत्थर सबमरीन पर दे मारा, जिससे एक हिस्से में पानी घुसने लगा। अब सबको शक होने लगा था कि वो ज्यादा देर तक शायद साइलेंट मोड पर नहीं रह पाएंगे। उधर मिनी सबमरीन अब विक्टर की लोकेशन पर डॉक हो रही थी, पर तभी गलती से उनसे ट्रैकर ऑन हो जाता है। उधर क्रैकन मेन सबमरीन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन सिग्नल मिलते ही वो क्रैकन अपनी गुफा की ओर मुड़ जाता है। ओलशैंस्की तुरंत ऑर्डर देता है कि इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें ऊपर की ओर निकल जाना चाहिए। विक्टर पाइप के रास्ते हथियारों वाले कमरे तक जाने लगता है, लेकिन क्रैकन के हमले से रास्ता बंद हो जाता है। उधर अलेक्जेंडर को मिनी सबमरीन के इंजन की आवाज सुनाई देती है। वो अपने क्रू को जाने के लिए कहता है, जबकि वो अपने भाई का इंतजार करने लगता है। आखिरकार विक्टर हथियारों के पास पहुंच जाता है। वो मिसाइलों के अंदर कोड डालने लगता है, जबकि अलेक्जेंडर कंप्यूटर में कोड फीड कर रहा था। हथियार को लोड होने में समय लग रहा था। तभी क्रैकन उनको ढूंढ लेता है। सबमरीन के अंदर मौजूद लोग क्रैकन के हमले के लिए तैयार थे। क्रैकन के टेंटिकल्स सबमरीन के चारों तरफ लिपटने लगते हैं। इस बीच दोनों भाई अपनी पुरानी लड़ाइयों के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जहां क्रैकन अब एक ही झटके में उस सबमरीन का आधा हिस्सा तोड़ देता है, लेकिन वो हिस्सा पहले से खाली किया जा चुका था। अब जैसे क्रैकन दोबारा हमला करने की तैयारी करता है, वो दोनों भाई एक साथ बटन दबा देते हैं और हथियार फायर कर देते हैं। अब सबमरीन के अंदर पानी तेजी से घुसने लगा था, इसलिए विक्टर पाइप से वापस अलेक्जेंडर के पास लौटता है।
हथियार खुद ब खुद फटने वाले थे, इसलिए दोनों तुरंत बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन डूबती सबमरीन और तेज लहरों के कारण वो अलग हो जाते हैं। लेकिन विक्टर इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने भाई अलेक्जेंडर के हाथ को देखता है, जिसको देखते ही वो ऊपर की ओर खींच लेता है। जिसके बाद ये दोनों भाई सीढ़ियां चढ़कर मिनी सबमरीन में दाखिल हो जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं ताकि मिनी सबमरीन के अंदर पानी ना भर सके। अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे धमाके के लिए, लेकिन मिनी सबमरीन लॉन्च नहीं हो रही थी और वो भी मेन सबमरीन के साथ नीचे खींचने लगी थी। अब ये सिचुएशन भी काफी इंटेंस हो गई थी। अब इसी सिचुएशन में विक्टर को याद आता है इमरजेंसी लीवर, जिसको खींचने से मेन सबमरीन मिनी सबमरीन से अलग हो सकती थी। इसीलिए वो उसको जोर से खींचता है और मिनी सबमरीन आखिरकार अलग हो जाती है और वो लोग तेजी से बाहर निकलते हैं और तभी वो सारे हथियार फट जाते हैं। धमाके से निकली शॉक वेव मिनी सबमरीन को समुद्र में घुमा देती है। ऊपर मेन सबमरीन के सभी लोग बस यही सोच रहे होते हैं कि वो लोग सही सलामत लौट आए। वो लोग दुआएं करते हैं और उन लोगों की दुआएं रंग लाती है जब मिनी सबमरीन पानी में ऊपर आती है। आखिरकार ये सब लोग सुरक्षित बच गए थे। विक्टर की बहादुरी ने ना सिर्फ उसके भाई की बल्कि उसके पूरे क्रू की जान बचा ली थी। इस निडर फैसले की वजह से आज शायद वो भी अपने पिता की तरह एक हीरो बन गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जिसमें हमें रोमांच, साहस, भाईचारा और जिंदा रहने की उम्मीद मिली। पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, पर हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।